हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, कहीं कहीं ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है ये। कहीं कहीं आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा, कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा रहेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कहीं कहीं लिखा रहेगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और कहीं कहीं लिखा रहेगा विद्युत कूलाम तथा क्षेत्र। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिखा लिखा रह सकता है, इलेक्ट्रिक कूलाम भी, कोई भी चीज लिखा रहे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोलते हैं, स्थिर वैद्युत, यानी यहाँ पे विद्युत क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, उसका डिफिनीशन जानेंगे और डीप में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आपको अगर कहीं भी इसका कंफ्यूजन, जैसे मान लीजिए बहुत जगह आप पढ़ चुके होंगे तब भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आ गए हैं, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, आवेश के बारे में जानेंगे। फिर वैद्युत आवेश के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वैद्युत आवेश के, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वैद्युत गुण के बारे में जानेंगे, इसका गुण क्या होता है, यानी आवेश का गुण क्या होता है। फिर मूल आवेश को जानेंगे, मूल आवेश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे आवेश के मात्रक, कि आवेश के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वैद्युत आवेश। देखिए, इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम किसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, विद्युत आवेश के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। ये जो आपका क्षेत्र है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, विद्युत आवेश या फिर विद्युत कूलाम, कोई भी दिया रह सकता है, आपको उसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, दोनों एक ही है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। ठीक है, क्या है, कोई भी अगर पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी पदार्थ होता है, क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, बिना द्रव्यमान के पदार्थ की अस्तित्व नहीं की जा सकती है। यानी अगर किसी भी वस्तु में द्रव्यमान नहीं पाया जाएगा तो वो पदार्थ नहीं हो सकता है, इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है पदार्थ में। ठीक है, उसी प्रकार जो आवेश आपका होता है, आवेश, क्या, आवेश, ठीक है, आवेश, बिना द्रव्यमान के आवेश की अस्तित्व नहीं हो सकती है। अगर किसी भी वस्तु में, मान लीजिए हम ये मान कर लिए कोई वस्तु है, अगर इसमें द्रव्यमान नहीं पाया गया तो इसमें आवेश नहीं जा सकता है। यानी बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जिस प्रकार बिना द्रव्यमान के पदार्थ का अस्तित्व नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है। समझ में आया आवेश किसे कहते हैं, बस यही होता है। लेकिन अब ये तो समझाए, अभी आवेश का डिफिनीशन हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम लिखते हैं आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं आपको, और हाँ, कॉपी पेन आप लेके बैठिए, तभी आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश वो हमारा होता है, यानी किसी भी वस्तु का, यानी आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण, वह मौलिक गुण होता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल में क्या आएंगी, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। ठीक है, वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर से एक बार, वैद्युत आवेश यानी वैद्युत
आवेश वह गुण होता है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, आपको ध्यान से समझना है, प्यार से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, वैद्युत आवेश यानी आवेश किसी भी वस्तु का, कोई वस्तु रहेगा, ठीक है, आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण है, वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं यानी दो वस्तु, ठीक है, वस्तुएं वैद्युत बल में या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल आएगा, ठीक है, वैद्युत बल का अनुभव कराती हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया वैद्युत आवेश? देखिए आपको अब हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये दो मार्कर लिए, अब हम दो मार्कर लिए, इसको हम रगड़ें, अगर रगड़ेंगे तो इस पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब इस पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा तब ये वस्तु या तो किसी को आकर्षित करेंगी, यानी एक दूसरे को या तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर भेजेंगी। ठीक है, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगी या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यही होता है हमारा वैद्युत बल। ठीक है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण यानी वैद्युत आवेश यही होता है। समझ में आया वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश यानी आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है। अब ये एक प्रकार का गुण है, ठीक है, क्या है? गुण है। ये क्या है? गुण है। क्या है भाई? गुण है। ये जो आवेश है ये गुण है। यहाँ पे समझिए, अब गुण आ गया है तो ये भी समझा देते हैं। ये अगर गुण होगा तो कोई भी गुण अगर होता है तो वो हमेशा अदिश राशि होता है। ठीक है, यहाँ से आप प्यार से अच्छे से समझिए, कोई भी अगर गुण होता है तो आपका क्या होता है? अदिश राशि होता है। अदिश राशि होती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का गुण बताया जाएगा तो वो हमेशा आपका अदिश राशि होगा, सदिश नहीं हो सकता है। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं पाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी भी, अगर मान लीजिए मनुष्य का गुण बताना हुआ, जैसे वो मतलब कोई सुंदरता किसी की बतानी हुआ तो उसमें दिशा पाई जाएगी कि कहेंगे वो लड़की जो है पूरब दिशा में इतनी सुंदर है, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का अगर गुण बताया जाएगा तो वहाँ तुरंत आप जान जाइए कि वो अदिश राशि है, सदिश राशि में नहीं आ सकता है। तो यहाँ से समझिए वैद्युत आवेश। देखिए आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है। गुण से अधिक समझ लीजिए, गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, यानी देखिए जब इसको रगड़े यहाँ पे तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ। और ये एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगी या तो रिपेल करेंगी, या तो अट्रैक्ट करेंगी या तो रिपेल करेंगी। तो यही हमारा क्या हो गया? वैद्युत आवेश हो गया। समझ में आया आवेश? अब इसको भाई हम Q से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको किससे लिख सकते हैं? इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Q चाहे जो Q हो, चाहे आपका ये स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो, उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आप इसको Q, चाहे आपका स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, आप उससे प्रदर्शित कर सकते हैं वैद्युत आवेश। आई होप आपको ये डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए ये रहा हमारा वैद्युत आवेश की बात। अब हम चलते हैं इसके प्रकार। ठीक है, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो है पहला, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया भाई, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत आवेश जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वैद्युत आवेश के बारे में हमने बहुत बढ़िया से जान लिया। अब हम बढ़ेंगे वैद्युत आवेश मतलब आवेश के प्रकार कितने होते हैं ये भी जानते हैं। ठीक है, आप कॉपी में हेडिंग करके लिखते रहिए, क्योंकि आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोई दिक्कत नहीं, हम तो तुरंत यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिससे आप भी मेरे साथ लिखते चलिए, आपका नोट्स तैयार होता जाएगा। ठीक है, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कुमार मित्तल हो, चाहे जो बुक हो, मैं सभी बुक को मतलब एब्जॉर्ब करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सभी बुक का जो है, सभी बुक का बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, आप एक एक फैक्ट जो मिलेगा मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आपको इसके लिए दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए, आवेश के दो प्रकार होते हैं। जी हाँ भाई, आवेश के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है धनावेश, ठीक है, पहला हमारा होता है धनावेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारा होता है ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ होता है, ध्यान से समझिए, कोई भी पदार्थ होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और ये 100% मैं आपसे दावा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि देखिए इस पे प्लस चार्ज होता है, यानी ये धनावेश होता है भाई। जी हाँ, धनावेश होता है। आपका प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, ऋणा बेस होता है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है आपका, ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, कोई भी फैक्ट मिलता चलेगा, मैं उसको समझाते चलूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। तो यहाँ से इस ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो हम समझा रहे थे। देखिए अब धनावेश, जब भी किसी वस्तु में ये इलेक्ट्रॉन, किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु है, अगर उसमें उसको रगड़े, तेज से रगड़े, अगर उसको रगड़ते हैं, पूरा बल अपना फोर्स लगा के रगड़े, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉन की या तो अधिक होगा या तो कम होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो धनावेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो वो क्या होगा? ऋणावेश। जैसे देखिए इस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो जब भाई ये अधिक हो जाएगा, अगर अधिक हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा भाई? ये ऋणात्मक में आ जाएगा ना। यहां से आप समझिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो आपके लिए पेपर में बहुत आसानी होगा लिखने में। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो ये वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बात करना है इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें, अगर ऐसा इसको हम घर्षण दें, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो ऋणावेश, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो वो धनावेश में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। जब इसमें कमी हो जाएगी धीरे धीरे वो धनावेश में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऋणावेश, अगर उसकी अधिकता हो जाएगी तो ये ऋणावेश होता है। यहाँ से समझना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं धनावेश। ठीक है, धनावेश आपको समझाते हैं अच्छे से। क्या लिखिए यहाँ, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो धनावेश धनावेश होता है या कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए हम लिखते हैं ऋणावेश। ठीक है, ये धनावेश की बात हो गई, अब ऋणावेश लिखते हैं। जब किसी वस्तु में
इलेक्ट्रॉन, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो धनावेश, तो ऋणावेश, तो ऋणावेश होता है। समझ में आया कि नहीं आया? धनावेश और ऋणावेश समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वैद्युत आवेश और उसका क्षेत्र चैप्टर है हमारा, तो वैद्युत आवेश के बारे में हमने पढ़ा कि वैद्युत आवेश क्या होता है, यानी आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश के हमने दो प्रकार पढ़ा, ठीक है, पहला ऋणावेश, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। हम ऋणावेश में पढ़े कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसे धनावेश कहते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसे धनावेश कहते हैं, लेकिन जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उसे ऋणावेश कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा ये दोनों जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक वैद्युत आवेश, एक वैद्युत आवेश के प्रकार। अब हम चलेंगे आवेश के गुण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? आवेश के गुण के बारे में। चलिए हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आपका आवेश गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण क्या है? आवेश के गुण, ठीक है, आवेश के यहाँ के लिख दे, आवेश के गुण क्या है? देखिए गुण नंबर पहला, ध्यान दीजिए आप, बात ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहला गुण क्या है कि समान प्रकार के आवेश, ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए कहीं पे आपका प्लस और प्लस रहेगा तो वो एक दूसरे के दूर जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और अगर विपरीत माइनस रहेगा और क्या रहेगा? प्लस रहेगा, माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम आपको दैनिक जीवन का एग्जाम्पल देते हैं, आपको बेहतरीन जिससे समझ लें। जैसे मान लीजिए भाई ये कोई व्यक्ति है और ये भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये भाई धनवान है, ये भी धनवान है, तो आपको पता है कि अगर कोई समान प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके पास भी उतना धन, उसके पास भी उतना धन, तो दोनों में एक प्रकार से विरोधाभास प्रकट होगा, दोनों लोग दूर जाएंगे, झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। भाई उनके पास उतना पूरा है, उनके पास भी पूरा है, उनको ना तो उनसे काम है ना तो उनसे काम है। जब दोनों समान हैं तो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और वही चीज़ देखिए, ये एक गरीब है और ये एक अमीर है, एग्जाम्पल समझना है आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ इसके पास होगा जो इसके पास नहीं होगा, और कुछ चीज़ इसके पास होगा जो इसके पास नहीं होगा, तो दोनों लोग आपस में मिलके रहेंगे ना। तो यही कहना है कि जैसे मान लीजिए भाई गरीब होते हैं, अमीरों की आदत होती है, गरीब मतलब इनसे मजदूरी करवाते हैं, बदले में इनको पैसे की ज़रूरत होती है, इनको मजदूर मतलब ये मजदूरी भी करते हैं, है ना। तो इन दोनों को काम है, लेकिन इन दोनों को आपस में काम नहीं है, इसलिए ये दूर भागते हैं, है ना। तो समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपल, ठीक है, और विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चलिए लिखते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्या लिखेंगे यहाँ, अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे बना के लिख लीजिए एग्जाम्पल, जिससे आप भूल ना सके, ठीक है। ये और ये दोनों ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका सिंबल मतलब इधर, ये इधर भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बना लीजिए माइनस और प्लस, ठीक है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, यानी आकर्षित करेंगे, ठीक है। समझ में आया? जबकि विपरीत प्रकार, जबकि
जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आया पहला गुण कि नहीं? चलिए अब दूसरे गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा गुण, ठीक है, यहाँ पे इससे लिखते हैं। दूसरा क्या है? आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है आपको अच्छे से तो ध्यान दीजिए। दूसरा हम लिखते हैं, देखिए बता देते हैं, आवेश का मान जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? अब हम चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा हम आपको बताते हैं, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं रह सकता है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं पाया जाएगा तो उसमें आवेश नहीं प्रवाहित किया जा सकता। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा अगर उसमें द्रव्यमान नहीं पाया जाएगा तो उसमें आवेश नहीं रह सकता है। ठीक है, तीसरा गुण क्या है? लिखते हैं यहाँ पे, क्या है देखिए, द्रव्यमान के है। तीसरा, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं किया जा सकता। भाई अगर द्रव्यमान किसी वस्तु में नहीं पाया जाएगा तो उसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब चलिए हम एक और बचा है उसको समझते हैं। उसे संरक्षण का नियम भी कहते हैं और गुण में भी आ सकता है। ठीक है, आवेश का गुण भी हो सकता है और उसे संरक्षण का नियम भी कहते हैं। चलिए इसको मिटा के तब अच्छे से उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आवेश का गुण जो है चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं जिसे संरक्षण का नियम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, जो टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट होगा उसको बताऊंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि संरक्षण का नियम कभी कभी पूछा जा सकता है कि संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो ये गुण में भी आ सकता है, इसकी गुण में भी लिखा जा सकता है और इसे संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या होता है? ये हमारा चौथा और आखिरी था। ठीक है, चौथा और आखिरी क्या था? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने नोटबुक में लिखते चलते आए होंगे इतना। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आवेश, मूल आवेश के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? मूल आवेश के बारे में। ठीक है, चलिए हम जानते हैं मूल आवेश क्या है। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर चौथा है मूल आवेश क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो मूल आवेश क्या है हम बता रहे हैं, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु पर उत्पन्न न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। समझ में आया? चलिए लिखते हैं, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न, कोई वस्तु रहेगा उस पे उत्पन्न जो न्यूनतम मान रहेगा उसी को मूल आवेश कहेंगे। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है भाई? ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर हमारा क्या होता है? ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। ठीक है, यही हमारा होता है -19। ठीक है, और इसकी खोज मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे भी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसकी खोज मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने 1910 ईस्वी में किया था। 1910 ईस्वी में किया था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी पूछ लेगा मूल आवेश की खोज, यानी आवेश की खोज किसने की थी? मूल आवेश की खोज, ठीक है। इसे अगर मूल आवेश आपका पूछा जाए तो वो बराबर ई होगा, ठीक है। और ई का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और इसकी खोज मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने 1910 ईस्वी में किया था। समझ में आया मूल आवेश? ये हमारा मूल आवेश कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं, आवेश का मात्रक किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए अच्छे से नोटबुक में और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक जो होता है वो हमारा होता है कूलाम, ठीक है। सबसे फेमस जो मात्रक है कूलाम है, ठीक है। और कूलाम को ही हम लिख सकते हैं एम्पियर प्रति सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। कूलाम और एम्पियर प्रति सेकंड भी हो सकता है इसका मात्रक, ठीक है। ये दोनों मात्रक हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मात्रक, ये जो हमारा है यम, किसमें है भाई? यम के यस पद्धति में है, ठीक है। यम के यस पद्धति में है, यम के यस पद्धति में हमारा क्या है? कूलाम हो सकता है, एम्पियर प्रति सेकंड हो सकता है। अब हमारा एक और होता है सीजीएस पद्धति। क्या होता है? लिखते हैं हम यहाँ पे सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ESU, इसका मात्रक क्या होता है? ES और U, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रो, ठीक है। स्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? सीजीएस पद्धति में हमारा इसका मात्रक क्या होगा भाई? ESU होगा। ESU को क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, ठीक है। सीजीएस पद्धति में यही होगा। और ये भाई हमारा देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं क्या, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं जो कि आपको लिखना है नोट में, ठीक है। इसको लिखना है, जरूर लिखना है, ठीक है। अगर इसको याद रहेगा तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। नोट में लिखते हैं हम, क्या होगा? जो हमारा यम के एस पद्धति में कूलाम, ठीक है, और एम प्रति एम्पियर, ये हमारा सबसे छोटा मात्रक होता है। ESU क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। ESU सबसे छोटा मात्रक होता है। और बड़ा मात्रक भाई, ये पहला नोट हो गया। दूसरे नोट में लिखना है हमें भाई, जब छोटा मात्रक हो गया ये, तो बड़ा मात्रक भी कुछ ना कुछ होता होगा, वो फैराडे होता है, ठीक है। क्या होता है? फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक कूलाम बराबर हमारा, एक कूलाम, इसको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम
3 गुणे 10⁻9 होता है, ठीक है। 9 कितना होगा, 3 गुणे 10⁻9 होगा, 3 गुणे 10⁻9 ESU। समझ में आया कि नहीं। इसका क्या होगा, एक कूलाम बराबर, जो कूलाम में होता है, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁻9 ESU होता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। अब इसके बाद ये सबसे छोटा मात्रक हो गया, और सबसे बड़ा मात्रक के लिए फैराडे होता है। तो ये तो छोटे के लिए था, ये छोटे के लिए हो गया। अब बड़ा मात्रक जो फैराडे में एक फैराडे में कितना होता है, 96,500 गुलाम होता है। समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ और देखते हैं आगे जो है, ठीक है। आगे हम कुछ और देखते हैं कि एक और है, किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा। कब किसी वस्तु पर कितना आवेश होगा, जैसे कोई वस्तु है उस पर आवेश, इसको मिटा के तब हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपका, क्या होता है ESU, मतलब ESU सबसे छोटा मात्रक है, लेकिन MKS पद्धति में क्या कूलाम और एम्पीयर पर सेकंड होगा, ठीक है। ये सबसे छोटा मात्रक होता है, ESU सबसे छोटा मात्रक होता है, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक। एक ESU यानी एक कूलाम बराबर इतना ESU होता है, यानी कूलाम भी बड़ा होता है ESU से, ESU सबसे छोटा होता है, ठीक है। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है, ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए हम एक देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है, किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा। क्वेश्चन में आपके पूछ सकता है कि किसी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है, आपको निकालने को आ सकता है, ठीक है। ये एक प्रकार से हम सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, बहुत छोटा सा है, ठीक है। क्या है, किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा, तो सबसे पहले उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किससे लिखा जाएगा, N से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता है हमारा, ठीक है, आवेश की मात्रा कितनी दी है, इसको Q से लिखेंगे, ठीक है। आवेश की मात्रा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये हमारा होगा। और देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश की मात्रा, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, होगा जैसे मान लीजिए आपका Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा होगा, यही समझ लीजिए एक डेरिवेशन था, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा ऐसे हम जानेंगे, ठीक है। अगर उसमें दिया रहे कि ये संख्या आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्या भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और हमारा आवेश की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, यही होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका N बराबर, ठीक है, N बराबर 1 2 ऐसे ऐसे दिया रहे, कुछ भी दिया जा सकता है, N बराबर 1 2, तो आपका Q बराबर कितना निकलेगा, Q बराबर निकलेगा E, ठीक है, क्योंकि E निकलेगा, एक U निकले, अगर एक के लिए लिखेंगे एक U निकलेगा, और कितना, या फिर 2E निकल जाएगा, या फिर 3E निकल जाएगा, ठीक है, 3E निकल जाएगा, ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है ना। क्या होता है, देखिए किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा, अगर ये निकालना है, किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से प्रदर्शित करेंगे, और क्या, आवेश की मात्रा Q से प्रदर्शित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका पता है इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बराबर N हो जाएगा, Q बराबर N का मान क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 अगर आएगा तो यहाँ पे ऐसे तो होगा 1E, ठीक है, 1E हो जाएगा, या फिर 2E हो जाएगा, या फिर 3E हो जाएगा, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। थोड़ा सा और बचा है आपका, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, ठीक है।
क्या है, जैसे ये आपने जाना किसी वस्तु पर कितना आवेश होगा, तो सबसे पहले क्यू, जहाँ पे क्यू देखिए क्यू का मान क्या आ रहा है, पूर्ण गुणज के रूप में। यानी यहाँ पे ये ऐसे कह सकते हैं किसी आवेशित आवेश की मात्रा, किसी आवेशित आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप का, यानी हमेशा पूर्ण, जैसे मान लीजिए क्यू बराबर, हमेशा आपका क्यू बराबर पूर्णांक ही आएगा, पूर्ण अंक, उसमें बटे में नहीं आने की चांस। जैसे 1/2 कभी भी नहीं आ सकता, या 5/3 कभी भी नहीं आ सकता क्यू का मान, यही कहने का मतलब है, ठीक है इसमें। यानी क्यू का मान हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे क्या होगा, क्यू का मान कितना हो सकता है, ई हो सकता है, या फिर 1 ई हो सकता है, या 2 ई हो सकता है, ऐसे ऐसे पूर्ण गुणज के रूप में आएगा, ठीक है। पूर्ण गुणज के रूप में हमेशा आएगा, कभी भी मतलब बटे के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही कहा है कि किसी आवेशित आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप का होता है। इसे क्या कहते हैं, इसको क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, इसे क्वांटीकरण या फिर क्वांटम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्वांटम का सिद्धांत भी कहते हैं या क्वांटीकरण कहते हैं। आपकी बुक में हेडिंग होगा कि क्वांटम का सिद्धांत या फिर क्वांटीकरण, तो आप क्या लिखेंगे कि किसी आवेशित आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप का होता है, ठीक है। यही आपका था पूरा टॉपिक, जिसको मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया और बहुत डीप से, बहुत अच्छे से समझा के कवर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो आपको अगर देखना है, अच्छे से समझना है, अब हम मिलते हैं पार्ट 2 जो है, इसके पार्ट 2 में आपको सब कुछ कवर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम और उसके सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।